हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग के बारे में, जो हमारा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स का लास्ट पॉइंट है। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोशन के बारे में और प्लेस के बारे में, जिसे हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट क्या है। एक कोई भी चीज़ है जिसे ऑफ़र किया जाता है। प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग, ओके, कुछ भी हो सकता है जिसे मार्केट में ऑफ़र किया जाता है सेल के लिए। और प्रोडक्ट वो चीज़ है जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस गुड्स को बनाया जाता है, उस चीज़ को बनाया जाता है जो कस्टमर के द्वारा क्रिएट किया जाता है या कस्टमर के द्वारा डिमांड क्रिएट किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, और मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करता है और उसको मार्केट में सप्लाई करता है। प्रोडक्ट भी हम लोगों ने दो टाइप का देखा था, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो किसी एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, एज वेल एज नंबर ऑफ कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। नंबर ऑफ कस्टमर किसी एक टारगेट मार्केट में हो सकते हैं, किसी एक प्लेस पर अवेलेबल हो सकते हैं जहां से वो डिमांड क्रिएट करते हैं, और मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हाउस में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है और उस प्रोडक्ट को उन तक रीच करवाता है जिनके द्वारा डिमांड किया गया था। तो ये एक प्रोडक्ट बनता है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में काउंट होता है, जो हमारे हाउस होल्ड के नीड्स को पूरा करता है या एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। दूसरी साइड हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है या किसी और चीज़ को बनाया जा रहा है तो वो कैसे बनेगा। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, क्या कोई भी मैन्युफैक्चर किसी भी प्रोडक्ट या गुड्स को बना पाएगा? सो द आंसर इज़ नो। तो इसको कैसे पूरा कर पाएंगे हम? इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही हम किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं या किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रमोशन के बारे में। जब किसी भी गुड्स को बनाया जाता है तो उसके बारे में या उसका इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक रीच करवाया जाता है। जब तक कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं होगा या वो प्रोडक्ट किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जब तक कस्टमर इसके बारे में नहीं जानेगा, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा? बिल्कुल नहीं परचेस करेगा। तो प्रमोशन के द्वारा मैन्युफैक्चरर जो है या सेलर जो है वो अपने बायर्स को अवेयर करवाता है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है, ये क्वालिटीज़ है, ये एडवांटेज है। अगर आप इसे परचेस करोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, आपको इतना एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने इतना आपका ये रिक्वायरमेंट है तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रमोशन में। तो प्रमोशन में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल, पर्सनल सेलिंग है ना, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। ये तरीका होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो एडवर्टाइज़र के थ्रू या एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवा सकता है। पर्सनल सेलिंग यानी डोर टू डोर वो विजिट करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक रीच करवा सकता है। पब्लिसिटी जो है वो किसी एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा नहीं होता है, वो कोई भी पब्लिसिटी कर सकता है। ओके, देन हम लोगों ने एक और पॉइंट इसमें डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 3 इज प्लेस और पब्लिक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेस वो स्थान है या वो जगह है जहाँ पर उस प्रोडक्ट को रीच करवाना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन दोनों डिफरेंट जगह पर अवेलेबल है। यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन जो है वो दोनों अलग अलग जगह पर है। प्लेस जो है वो दोनों
अलग है। अब जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है एट द सेम टाइम सेम प्लेस पर उसका कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन किसी और प्लेस पर होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रोडक्ट को रीच करवाना है, उस प्लेस पर रीच करवाना है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं और जहाँ से डिमांड क्रिएट किया गया है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्राइसिंग, कि प्राइसिंग क्या है। इट मीन्स सम ऑफ वैल्यूज। ये क्या है? एक वैल्यू है। किस चीज़ का वैल्यू है? सम ऑफ वैल्यू दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ हैविंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। जब एक कस्टमर, ओके, हम लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स की अभी बात नहीं करते हैं, जब हम एक कस्टमर की बात करते हैं, जब एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वो क्यों परचेस करता है? ओके, तो उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होंगी, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ एडवांटेज होंगे जो उस पर्टिकुलर कस्टमर को बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। ओके, जब वो उसे कंज्यूम करेगा तो वो सेटिस्फाई होगा। तो एक कस्टमर जब किसी एक प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है या गो थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके फीचर्स को वो देखता है, ओके, उसकी क्वालिटीज़ को वो देखता है कि जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो कैसा है, उस प्रोडक्ट का फीचर्स जो है वो क्या डिफ़ाइन करता है, वो क्या बताता है, अगर मैंने इतना पैसा खर्च किया तो क्या मुझे इतना क्वालिटी मिलेगा, क्या मुझे इतना फीचर्स मिल पाएगा। तो वो बेनिफिट्स को देखता है, वो बेनिफिट जिससे उसे लाभ होगा फॉर हैविंग यूजिंग द प्रोडक्ट। जब किसी एक प्रोडक्ट को वो यूज़ करता है तो वो उसके बेनिफिट्स के बारे में देखता है। प्रोडक्ट प्राइस में देयरफॉर बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर। ओके, ये क्या डिफाइन करता है? वो अमाउंट जो मनी है, ओके, वो अमाउंट जो है वो बायर के द्वारा क्या किया जा रहा है? पेड किया जा रहा है। ओके, जब एक बायर किसी एक प्रोडक्ट को परचेस करता है तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसा पे करता है। पेड मनी बायर के द्वारा कुछ ना कुछ पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बायर है और उसे मार्केट में जा कर के एक मार्कर परचेस करना है, और मार्कर का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो वो जब तक 10 रुपीज़ पे नहीं करेगा तो हमारा सेलर जो है वो उसे तब तक वो प्रोडक्ट नहीं देगा। अगर वो उसका जानने वाला है तो वो उसे क्रेडिट पर दे सकता है, लेकिन जब वो क्रेडिट पर भी देगा तो वो कुछ टाइम का बाउंडेशन होगा, उसके बाद तो उसे कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो जब एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट की बेनिफिट्स को यूज़ करना चाहता है या जब वो प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखता है, तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, केवल प्रोडक्ट को नहीं, अगर किसी भी सर्विस को कोई भी कस्टमर जो है अगर यूज़ करता है तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है। जितना उसका प्राइस होगा उतना उस पर्टिकुलर कस्टमर को उतना पे करना पड़ेगा, तब जा कर के वो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को वो यूज़ कर पाएगा। हम देखते हैं कि मार्केट अगर हम जाते हैं तो मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स के पास। आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट में एक प्राइस टैग होता है, जो वो उस प्रोडक्ट का मूल्य होता है उतना अगर कोई भी कस्टमर पे करेगा या बायर पे करेगा तभी वो सेलर उसे देता है। आप मार्केट विजिट करो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप डायरेक्टली जा कर के उसे ले नहीं लेते हो, आप पहले उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करते हो, तब आपको वो सेलर वो प्रोडक्ट यूज़ करने देता है। आप गए और आप शेल्फ से उठा करके अपने घर ले आए और उसे कंज्यूम कर लिया या यूज़ कर लिया और उसके बदले में कुछ पे नहीं किया तो वो इंक्लूड नहीं होगा। या फिर वो ऐसा होता ही नहीं है कि कस्टमर मार्केट जाए और वो एज इट इज़ जा कर के वो प्रोडक्ट को अपने घर ले आए।
जब वो प्रोडक्ट लेगा तो उसके बदले में उसे अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा, देन ओनली वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ कर पाएगा। तो ये इसका शॉर्ट डेफिनेशन है। इट मीन्स सम ऑफ वैल्यू दैट कंज्यूमर एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट। यहाँ पर याद रखना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट को कस्टमर परचेस करता है तो उसका कुछ बेनिफिट्स देख करके परचेस करता है। अगर मुझे इस बोर्ड पर लिखना है तो मुझे मार्कर चाहिए होगा, मैं विदाउट मार्कर इस बोर्ड पर नहीं लिख सकता। तो मार्कर में कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ बेनिफिट मुझे मिल रहा है, दैट्स वाई मैं मार्केट जा कर के मार्कर परचेस करूँगा। अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मैं परचेस क्यों करूँगा? या कोई भी कस्टमर जब मार्केट विजिट करता है तो वो ये ध्यान में रखता है कि मुझे मेरे प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है, या वो प्रोडक्ट जो मैं परचेस करने वाला हूँ मुझे उससे कितना बेनिफिट्स मिलेगा। अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कोई भी कस्टमर या कोई भी प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा या कोई भी सर्विस को वो परचेस नहीं करेगा। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्राइस इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। प्राइस जो है वो डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। आप हर प्रोडक्ट को या हर सर्विस को आप एक नाम से नहीं जानते हो, या आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हो तो केवल आप प्रोडक्ट नहीं बोलते हो, या आप केवल उसे गुड्स नहीं बोलते हो, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ये जो मार्कर है ये भी एक प्रोडक्ट है। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यूज़ कर रहा हूँ तो उसका भी अलग अलग नाम है। ओके तो इसी प्रकार जब हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस भी जो है वो डिफरेंट नेम से इंडिकेट होता है, या डिफरेंट नेम से हम उसे पहचानते हैं या जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस। जब हम किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस को यूज़ करते हैं तो उसके बदले में हम कुछ ना कुछ पे करते हैं। ओके आप अगर ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे हो या बस से कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप गए और जाकर के सीट पर बैठ गए, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा कंडक्टर को। ओके यानी जिसे हम टिकट बोलते हैं, इज टर्म्ड एज फेयर। ओके टिकट अगर हम परचेस करेंगे तो अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेयर बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट सर्विस इज टर्म्ड एज फेयर। प्राइस ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं, तो हम जब एडमिशन लेते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। उस अमाउंट ऑफ मनी को क्या बोलते हैं? हम फीस बोलते हैं। अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल का पैसा जमा करते हैं, अमाउंट ऑफ मनी पे करें तो स्कूल फीस होगा। इसी प्रकार अगर हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज फीस होगा। यूनिवर्सिटी में हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या हमने एडमिशन लिया है तो वो यूनिवर्सिटी फीस कहलाएगा। तो हमने देखा यहाँ भी हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं, लेकिन जो इसका नाम है वो अलग अलग है ना। अगर हम ट्रांसपोर्ट सर्विस को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हम फेयर बात कर रहे हैं, यानी उसको हम क्या बोल रहे हैं? उस प्राइस को हम क्या नाम दे रहे हैं? फेयर दे रहे हैं, है ना, FARE। अगर हम स्कूल फ़ी या एजुकेशन फ़ी जमा करते हैं या तो उसको हम बोलते हैं फीस। ओके नेक्स्ट इज प्राइसिंग इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है या किसी सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है तो उसका एक मार्केटिंग किया जाता है। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? कस्टमर्स को अवेयर करवाते हैं। तो जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज़ में? मार्केटिंग में, है ना। मार्केटिंग में कस्टमर को अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या सर्विस के बारे में बता रहे हैं तो हमें क्या बताना पड़ेगा? प्राइस भी बताना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। हमने बता दिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे एडवांटेज है। अगर कस्टमर इसे परचेस करेगा तो उसे बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो प्राइस को मेंशन करता है। अगर वो प्राइस मेंशन नहीं करेगा तो कस्टमर जज नहीं कर पाएंगे क्या हमें ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कस्टमर को अगर रीजनेबल प्राइस लगेगा
या जितनी फीचर्स उसके बताए गए हैं या जितना अच्छा क्वालिटी बताया गया है, अगर वो प्राइस के अकॉर्डिंग होगा तो कस्टमर भी उसे परचेज करेगा। तो मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी जो प्राइसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा फीचर्स यानी जो प्रोडक्ट का फीचर है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्वालिटी भी एवरेज क्वालिटी है, हाई क्वालिटी नहीं है, तो आप प्राइस अगर ज़्यादा रख देंगे तो कस्टमर उसे परचेज नहीं करेगा। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग। आपने देखा होगा जब आप मार्केट विजिट करोगे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जिस प्रोडक्ट में प्राइस टैग लगा हुआ नहीं हो। हर प्रोडक्ट में प्राइस टैग रहता है, तभी जाकर के हमारा कस्टमर जो है वो जज कर पाएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेस करना है या नहीं करना है। वो कब पता कर पाएगा? जब उस प्रोडक्ट में प्राइस टैग लगा होगा, है ना। तो प्राइस टैग डिफाइन करेगा क्या? उस प्रोडक्ट की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में, और जब वो विशेषताओं के बारे में डिफाइन करता है तो प्राइस जो है अगर उसके अनुरूप रहा, जितनी उसकी फीचर्स हैं, जितना उसका क्वालिटी है, अगर उसी हिसाब से उसका प्राइस रहा तो कस्टमर उसे परचेज कर लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो कस्टमर उसे परचेज नहीं करेगा। और एटलीस्ट सम गाइडलाइंस फॉर प्राइसिंग, या तो प्राइस टैग लगा होगा या कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा कि कब और कैसे आपको उसका मूल्य चुकाना है। नेक्स्ट इज प्राइस इज ऑफन यूज्ड एज अ रेगुलेटर ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस को हम एक रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। रेगुलेटर क्या होता है? हम उसे कंट्रोल करते हैं। अगर किसी चीज़ को अगर बंद करना है या खोलना है या ज़्यादा करना है या कम करना है तो हम रेगुलेटर को यूज़ करते हैं। ऑफ डिमांड, अगर हम डिमांड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? थ्रू प्राइस। प्राइस जो है एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। जो लॉ ऑफ डिमांड अगर हमने पढ़ा है तो उसमें हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड कंज्यूमर यूजुअली डिमांड more at low price than a higher price। कोई भी कस्टमर्स जो है जब वो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना मार्केट विजिट करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि उसका प्राइस कितना है, उसका मूल्य कितना है। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि कंज्यूमर यूजुअली डिमांड, कस्टमर जो है वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करता है? जिसका प्राइस जो है वो कम होता है। ओके, देन हायर प्राइस, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम बहुत ज़्यादा है तो उसका जो मार्केट में है वो डिमांड कम होगा अगर हम कंपेयर करेंगे लो प्राइस से, है ना। क्योंकि एवरेज या लो प्राइस वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है, उसका जो इनकम है अगर 10,000 पर मंथ है तो वो डिमांड कर सकता है। अगर उसका इनकम 15,000 पर मंथ है तो वो डिमांड कर सकता है। अगर उसका इनकम 25,000 है तो वो भी डिमांड कर सकता है ना। तो ये जो लो प्राइस है वो तीनों लेवल ऑफ इनकम के द्वारा डिमांड किया जा सकता है। लेकिन अगर हम हायर प्राइस की बात करते हैं तो मे बी 25,000 वाला जो व्यक्ति है या जो कस्टमर है केवल वही उस प्रोडक्ट को परचेज करे, बाकी जो हमारा 10,000 वाला जो व्यक्ति है वो उसे परचेज या डिमांड नहीं करे, क्योंकि जो उसका जो लेवल ऑफ इनकम है वो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब भी किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो कम होता है तो वो जितने लेवल्स ऑफ इनकम हैं किसी भी कस्टमर के, वो उनके द्वारा डिमांड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस। अब कुछ फैक्टर्स जो हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन अ शॉर्ट टर्म टेंड टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस। ओके, अगर कोई भी कंपनी जो है वो क्या चाहता है कि मुझे शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, यानी कम से कम समय में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये कैसे हो पाएगा? ये प्राइसिंग के थ्रू हो पाएगा। कंपनी क्या करेगा
उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, मैक्सिमम चार्ज करेगा, जिसके थ्रू वो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हम कैसे कर पाएंगे? तो प्राइस के द्वारा ही कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारा प्रोडक्ट है जो सेम क्वालिटी या सेम फीचर कंटेन करता है, लेकिन जो उसका प्राइस है किसी का 10 रुपीज़ है, किसी का 11 रुपीज़ है, किसी का 10.5 यानी 10.5 रुपये उसका प्राइस है। तो वहाँ पर जो पैसा है वो वैरी कर रहा है। मेन चीज़ क्या है? ये है कि उसे कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए वो ज़्यादा चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट, ऑब्टेन लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट दैट इज बाय मैक्सिमाइजिंग सेल इट विल चार्ज लोअर प्राइस। ऑब्टेन लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो चाहता है कि ये जो मार्केट है इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैप्चर करना है या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कस्टमर को सेल आउट करना है, तो वो प्राइस को कम कर सकता है। ओके, दैट इज बाय मैक्सिमाइजिंग सेल इट विल चार्ज लोअर प्राइस। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर वो ये चाहता है कि मुझे सेल को इंक्रीज करना है, ओके, सेल को इंक्रीज करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? प्राइस को लो करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 10,000, 15,000, 25,000 ये उनका इनकम है, तो तभी ज़्यादा सेल हो पाएगा जब हम लो प्राइस पर आएंगे, यानी जो मैन्युफैक्चरर है उस प्रोडक्ट का प्राइस वो कम से कम रखेगा या रीजनेबल रखेगा। फर्म इज ऑपरेटिंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट में चार्ज लो प्राइस फॉर इट। अब जो हमारा मार्केट है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया है, यानी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट को बना रही हैं या उनके द्वारा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। जब एक सेलेक्टिव मार्केट में या एक पर्टिकुलर मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं और अगर किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट बहुत हाई प्राइस का होता है तो कस्टमर कभी भी उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी उसके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। कौन सा सब्स्टिट्यूट? जो दूसरी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है और उस प्रोडक्ट का वही काम है ना, प्राइस भी उससे कम है, फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज कर जाता है तो कंपनी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसका प्राइस है वो उसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो कस्टमर उस चीज़ को परचेज नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या डिफाइन करता है? प्राइस शुड इंक्लूड ऑल कॉस्ट। ओके, जितने तरीके का कॉस्ट जो है या जितना कॉस्ट हमारा किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में लगता है, जब एक मैन्युफैक्चर किसी एक प्रोडक्ट को बनाता है या मैन्युफैक्चर करता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसे लागत लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो क्या परचेज करेगा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जब वो परचेज करेगा तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। जब वो मशीन को इंस्टॉल करेगा या अपने फैक्ट्री में मशीन को लगाएगा तो मशीन जब वो परचेज करेगा तो उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। जब वो लेबर्स को या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उस एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना पड़ रहा है तो ये भी क्या उसका कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल, मशीन, एम्प्लॉय, जहाँ वो रेंट पर अपना अगर उसने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है या जो फैक्ट्री है वो रेंट पर है तो रेंट पे करना पड़ रहा है। तो ये सारा कुछ हमारा क्या इंक्लूड होगा? कॉस्ट में इंक्लूड होगा, है ना। अगर ये सारा कुछ हम नहीं यूज़ करेंगे, क्या एक मैन्युफैक्चरर किसी एक प्रोडक्ट को बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा या रॉ मटेरियल को वो यूज़ नहीं करेगा तो किसी एक प्रोडक्ट को वो कैसे बना पाएगा? फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास जब तक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। मशीन से अगर हम नहीं बनाते हैं तो एक जो फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट को मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। अगर हम मशीन को यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, फाइन प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा और हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे अच्छा प्रोडक्ट अगर मार्केट में सप्लाई करेंगे तो वो हमसे ज़्यादा अर्न करेंगे प्रॉफिट।
एम्प्लॉयज़ अगर नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्शन हाउस नहीं चलेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, और जितने डिपार्टमेंट्स हमने एक बिजनेस में अलग अलग बनाए हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स को सही तरीके से चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी। और वो जो एम्प्लॉय है वो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। जब वो किसी कंपनी में काम करते हैं या बिजनेस में वो अपने एनर्जी या पोटेंशियल या स्किल को लगाते हैं तो कंपनी जो है या बिजनेस जो है उसके बदले में उन्हें क्या देता है, पैसा देता है, सैलरी देता है। ओके, ऑल कॉस्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड अ फेयर रिटर्न। यहाँ पे दोनों चीज़ों को ही इंक्लूड करना है, एक वो जो हमारा लागत है, ओके, जिसे हम कॉस्ट बोलते हैं, और जब एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, तो अगर एक मैन्युफैक्चरर एक टारगेट मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सही समय पर सही जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहा है, अब उसको क्या चाहिए, एक रिटर्न चाहिए। ओके, रिटर्न क्या होता है, वो प्रॉफिट, ओके, या वो रिवॉर्ड होता है जिसे हम प्रॉफिट के रूप में प्राप्त करते हैं या बिजनेसमैन प्राप्त करता है। तो वो जो रिवॉर्ड होता है वो किसके द्वारा मिलता है, वो कस्टमर्स के द्वारा मिलता है या टारगेट मार्केट के द्वारा मिलता है, फॉर अंडरटेकिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स एंड रिस्क। जब एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो वो एफर्ट लगाता है, ओके, एनर्जी लगा रहा है, पोटेंशियल लगा रहा है, उसके पास जितना स्किल है वो उसे यूज़ कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ को वो सही तरीके से यूज़ कर रहा है, और वो रिस्क भी ले रहा है। रिस्क वो कैसे ले रहा है, हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट अभी बना रहा है उसका मार्केट में अभी डिमांड है, जब उसने प्रोडक्ट बना लिया तो डिमांड डिक्रीज कर गया, तो उसने रिस्क लिया, तो वो जो लॉस बेयर करेगा तो वो अकेले ही बेयर करेगा। अब कोई भी कस्टमर तो उसके पास आकर के बोलेगा नहीं कि सर आपने हमारे लिए प्रोडक्ट बनाया, अभी डिमांड डिक्रीज कर गया तो आइए हम आपके साथ लॉस आपका शेयर करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उसने क्या किया, रिस्क भी बेयर किया। अब जब वो रिस्क बेयर कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, सारा कॉस्ट वो बेयर कर रहा है, तो उसको सही रिटर्न भी मिलना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। और वो प्रॉफिट जो है वो उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है और उसके ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर कंपनी को सर्वाइव करना है तब भी प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, अगर कंपनी को ग्रो करना है तब भी उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो सर्वाइवल एज वेल एज ग्रोथ दोनों में ही प्रॉफिट क्या करता है, हेल्प करता है। इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग प्रोडक्ट। क्या कॉस्ट हम लेंगे, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसिंग कॉस्ट। जब एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो बनाने में जो खर्चा होता है, ओके, वो कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, अब हमने प्रोडक्ट को बना लिया, बनाने में एक कॉस्ट लगा, अब उस प्रोडक्ट को सही समय पर सही प्लेस पर अवेलेबल करवाना है। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि फ्री में आकर के बोलेगा लाइए मैं आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक रीच करवा देता हूँ, मार्केट में पहुँचा देता हूँ, आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिंग में या सेल में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, ओके। तो ये सारा कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे तब जा कर के क्या बनेगा, उसका प्राइस बनेगा। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्राइस बन जाएगा। वो सारा कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग या सेलिंग कॉस्ट, ओके, प्लस प्रॉफिट हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव एज वेल एज ग्रोथ कैसे कर पाएंगे, तब वो हमारा बनेगा प्राइस, ओके। अब ये प्राइस जो है वो कस्टमर बेयर करेगा, कस्टमर को पे करना पड़ेगा जब वो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेगा या उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा जो उसका रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय प्रोडक्ट, यूटिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो प्रोडक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एंड द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट सेट द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस, और जो प्राइस का है वो कौन सेट करता है, ओके, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा डिमांड है या कितना कम डिमांड है वो सेट कर पाएंगे हम कैसे, डिमांड के अनुरूप। एंड अ बायर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा, डिमांड ज़्यादा है
तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। बायर पे टू द पॉइंट वेयर द यूटिलिटी ऑफ द डिमांड, बायर कब पे करेगा, जब यूटिलिटी ऑफ द डिमांड इज मोर, ओके, देन और इक्वल टू, या तो ज़्यादा होगा या इक्वल टू या बराबर होगा, या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा, डिराइव फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस, ओके, इफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ लार्जर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस थोड़ा इंक्रीज कर गया तो जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाएगा, ओके। डिमांड इज इलास्टिक, फर्म कैन सेट हायर प्राइस इफ डिमांड इज इनइलास्टिक। जब हायर डिमांड होगा तो मे बी प्राइस हायर हो जाए, डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगा, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो सकता है, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4, कंपटीशन इन मार्केट। प्राइसेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स नीड्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर फिक्सिंग प्राइस। जब एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बनाता है और जब वो कॉस्ट सारा इंक्लूड करता है या टोटल करता है और फिर वो अपना प्रॉफिट इंक्लूड करता है, तब जाकर के वो क्या बनाता है, प्रोडक्ट का प्राइस बनाता है। एक चीज़ और उस मैन्युफैक्चरर को ध्यान में रखना है, क्या, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट का प्राइस, वो कॉम्पिटिटर जो मार्केट में उसके साथ अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, उसके प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। अगर मानते हैं कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम ए है, तो बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, तो अगर एक प्रोडक्ट को बना रहा है तो उसे बी, सी, डी और ई के प्रोडक्ट के प्राइस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। कहीं उसका प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो उससे ज़्यादा तो नहीं है, अगर ज़्यादा होगा तो कस्टमर उसे परचेज नहीं करेगा। तो कभी भी अगर प्राइस को फिक्स करना है तो उससे पहले कंसीडर करना पड़ेगा कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के प्राइस को। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रोडक्ट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट प्राइसिंग, ओके, प्रोडक्ट जो है वो रेगुलेट होता है कैसे, गवर्नमेंट की प्राइसिंग रेगुलेशन नीड्स टू बी प्राइस्ड एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बनाई है, कस्टमर्स के रिगार्डिंग बनाई है, कौन से प्रोडक्ट का कितना या मैक्सिमम प्राइस आप फिक्स कर सकते हो, ओके। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर ध्यान रखेंगे या मैन्युफैक्चरर ध्यान रखेगा तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा प्लस ग्रो कर पाएगा। तो ग्रोथ करने के लिए उसे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, वो प्रॉफिट तभी कमा पाएगा जब वो अपने प्रोडक्ट का सही प्राइसिंग रख पाएगा या सही प्राइस रख पाएगा। तो जब वो सही प्राइस रखेगा तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और वो उन्हीं प्रोडक्ट से प्रॉफिट अर्न करेगा, ओके।